साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है ना। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो टॉप 10 क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर्स के, है ना, उसका एक नया पार्ट है ये, है ना। तो आप उन क्वेश्चन को देखो, उन्हें याद रखो, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में वो आपके लिए बहुत मायने रखेंगे। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आज का पहला सवाल है हमारा। देखिए, पहला सवाल है कि आईसीसी के एम्पायरों के एलीट पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय कौन हैं। आईसीसी के एम्पायरों के एलीट पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय कौन हैं। पहला ऑप्शन है नितिन मेनन, दूसरा है श्रीनिवास वेंकट राघवन, तीसरा है सुंदरम रवि, चौथे ऑप्शन में है अनिल कुंबले, है ना। तो इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब है बेटा, जो सही जवाब है इसका, है ना, वो है इसका जो सही जवाब है वो है नितिन मेनन। तो इसका सही जवाब क्या है? नितिन मेनन आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय हैं, नितिन मेनन, ठीक है। तो आज मैं हर बार आईसीसी के बारे में आपको जानकारी देता हूं, ठीक है। आज मैं फिर आपको आईसीसी के बारे में कुछ जानकारी देता हूं, उन क्वेश्चन को भी आप ध्यान में रखिए, है ना। तो जैसा कि आपको पता है, आईसीसी है ना, पूरा नाम क्या है बेटा? आईसीसी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, है ना, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ठीक है। तो पहला सवाल क्या बनेगा? पहला सवाल बनेगा आईसीसी की स्थापना। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में, है ना। आईसीसी का मुख्यालय आईसीसी का जो मुख्यालय है वो है बेटा दुबई में। कहाँ है? दुबई, है ना। तीसरा, आईसीसी के फिलहाल तो कार्यकारी अध्यक्ष, आईसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष जिनका नाम है इमरान ख्वाजा, ये हांगकांग के हैं। आईसीसी के जो अध्यक्ष थे शशांक मनोहर, उन्होंने, है ना, त्यागपत्र दे दिया, ठीक है, जिसके कारण आईसीसी के अध्यक्ष का पद खाली हो गया और इमरान ख्वाजा जो कि हांगकांग के हैं, उनको आईसीसी का अंतरिम चेयरमैन बनाया गया है, अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। जब तक लो आईसीसी का अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक लो इमरान ख्वाजा जो है वो आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, ठीक है। अगला देखिए, बहुत शानदार सवाल बनेगा, है ना। आईसीसी के जो सीईओ हैं, आईसीसी के सीईओ कौन है ना, तो वो भी हमारे भारत के हैं। उनका नाम है मनु शाहिनी। आईसीसी के जो सीईओ हैं वो हमारे देश के हैं, मनु शाहिनी, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार सवाल है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना। 2020 में अंडर 19
U19 समझ रहे हो गए, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, अंडर 19 विश्व कप, विश्व कप विजेता, है ना। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता है किसने भैया? बांग्लादेश ने। 2020 में हुआ है ये, है ना, वर्ल्ड कप बांग्लादेश ने जीता है। उस दिन मैंने वीडियो में आपको बताया था, है ना, ये अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था वो साउथ अफ्रीका में हुआ था, है ना। बांग्लादेश ने जीता है, भारत फाइनल में हारा था, है ना। प्रियम गर्ग जो थे वो भारतीय कप्तान थे, है ना। और मैंने कहा था कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो है यशस्वी जायसवाल को दिया गया था। ठीक, चलिए ऐसी देखिए, है ना, महिला वर्ल्ड कप, अभी फिलहाल मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया था, महिला विश्व कप 2020 में हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। महिला विश्व कप विजेता कौन बना है ना। तो महिला विश्व कप 2020 में हुआ है और इस महिला विश्व कप को भी जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने इस महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता था और मैंने आपको बताया था यहाँ भी भारत की टीम फाइनल में जाकर हारी थी, है ना। भारत की टीम फाइनल में हारी थी। ठीक, इस मैच में भी फाइनल में भारत हारा था, इस ट्रॉफी में भी, है ना। और आप जानते हैं एक और शानदार सवाल बनेगा, है ना, क्रिकेट विश्व कप या 12वां विश्व कप, पुरुषों का 12वां विश्व कप विजेता, 12वां विश्व कप विजेता वो है इंग्लैंड। आप सबको याद होगा 2019 में, है ना, ये मैच हुआ था क्रिकेट विश्व कप, 12वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में हुआ था इंग्लैंड में और फाइनल सुपर ओवर हुआ था और सबको पता है न्यूजीलैंड फाइनल में हारा था, है ना, जबकि मुकाबला बराबरी हो गया था, है ना। तो ये भी आप याद रखें। एक और शानदार सवाल यहां से बनेगा, है ना, 13वां विश्व कप पुरुषों वाला, है ना, विश्व कप 13वां विश्व कप होगा 2023 में। ठीक है, और इस विश्व कप की मेजबानी करेगा हमारा देश भारत, है ना। तो क्रिकेट का 13वां विश्व कप कहाँ होगा? भारत में। तो मैंने आज आपको बहुत सारी बातें बता दी, है ना, क्रिकेट के बारे में। पहली बात, आईसीसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। तीसरा, आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। चौथा, आईसीसी के कार्यकारी अंतरिम अध्यक्ष इमरान ख्वाजा हैं, हांगकांग के हैं। आईसीसी के सीईओ जो हैं मनु साहनी हैं, है ना। आईसीसी का जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 में हुआ था वो बांग्लादेश ने जीता। महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता, दोनों में भारत फाइनल में हारा, है ना। और 12वां क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो इंग्लैंड ने जीता। ठीक है, और मैंने बता दिया कि 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ होगा? वो भारत में होगा 2023 में। और एक आखिरी सवाल, है ना, प्रथम भारतीय महिला, है ना, प्रथम भारतीय महिला मैच रेफरी भारत की ऐसी कौन सी महिला हैं जो आईसीसी में मैच रेफरी बनी हैं, है ना। तो उनका नाम है जीएस लक्ष्मी। क्या नाम है बेटा? जीएस लक्ष्मी, है ना। और देखिए आईसीसी के एम्पायरों के एलीट पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय हैं नितिन मेनन। पहला नंबर है ना, पहले भारत के वो व्यक्ति जो आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल हुए थे, उनका नाम है श्रीनिवास वेंकट राघवन। दूसरे से सुंदरम रवि, ये दूसरे नंबर पर हैं, ये दूसरे थे।
और तीसरे जो अभी बने हैं एलीट पैनल में शामिल हुए हैं वो है नितिन मेनन। तो फिलहाल वर्तमान में नाम आपको नितिन मेनन का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने आपको आईसीसी के बारे में कुछ जानकारी और दे दी है। मैं हर बार आईसीसी के बारे में जब भी बात आएगी मैं आपको नई नई जानकारी दूंगा, ताकि आप जो है छोटी छोटी जानकारी इकट्ठे करते चलें, एक दिन आपके पास ढेर लग जाएगा। इसलिए मेरे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं वो केवल करंट पर आधारित नहीं होते, करंट के साथ साथ मैं उनको ओल्ड से मैच कराता हूं, ताकि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मदद पहुंचाए। मनु साहनी का नाम कई बार आया है एग्जाम में, इसलिए मैंने लिखवाया भी है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल है ना। दूसरा सवाल देखिए क्या है। ठीक, जो अपने पास दूसरा सवाल है, दूसरा क्वेश्चन है अपना, क्या हुआ भाई? चलिए फिलहाल तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं अभी, है ना। दूसरे पे बाद में ध्यान लगाएंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई इसमें। चलिए करते हैं, कोई बात नहीं, है ना। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, आ जाएगा अपने आप। चलिए सवाल क्या है अपना कि प्रतिवर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। देखिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को, है ना। इस वर्ष 2020 में इसकी थीम क्या है? ठीक है, थीम क्या रखी गई है? ठीक है, इसकी थीम क्या है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ठीक, तो विश्व खाद्य विश्व खाद्य विश्व खाद्य, है ना, सुरक्षा दिवस, सुरक्षा दिवस, है ना। पहले तो आपको याद रखना कब मनाया जाता है बेटा, तो वो मनाया जाता है 7 जून को। ठीक है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता 7 जून को। इसकी थीम क्या रखी गई थी? ठीक है, इसकी जो थीम है 2020 में, इसकी थीम क्या थी, है ना। तो पहला विकल्प है फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। तो इसका जो सही आंसर है वो यही है, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ठीक है, तो इसकी जो थीम है वो है बेटा फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ठीक है, ये इसकी थीम थी, है ना। अब सवाल ये आता है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस इसको मनाता कौन है ना। तो देखिए, इसको जो मनाता है वो एक संस्था का नाम आपको पता होगा। उस संस्था को हम बोलते हैं वैसा फाओ, है ना, FAO, फाओ। फाओ का जो पूरा नाम है वो है बेटा फूड एंड एग्रीकल्चर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको हम कहते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन, कृषि संगठन। ठीक है, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। इस बार की थीम रखी गई थी फूड सेफ्टी
एवरीवन्स बिजनेस, है ना। अब सवाल ये आता है कि जो फाओ है ना, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो जो फाओ है, फाओ की स्थापना हुई थी बेटा 16 अक्टूबर 1945 को, 1945 को। चूंकि 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए हम 16 अक्टूबर को एक दिवस मनाते हैं। उस दिवस का नाम है विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस। ये बहुत शानदार सवाल बनेगा कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को, है ना। ये जो फाओ है इसका मुख्यालय कहाँ है ना। जो फाओ है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेटा उसका मुख्यालय है रोम में। कहाँ है, रोम। आप सब जानते हैं कि रोम इटली की राजधानी है, पहली बात। 7 पहाड़ियों से घिरा शहर है, दूसरी बात। टाइबर नदी के किनारे पर है, तीसरी बात। फाओ का मुख्यालय है, चौथी बात। शाश्वत नगर है, पांचवी बात। तो मैंने रोम के बारे में आपको 5 बातें बता दी। 5 बातें रोम के बारे में आप याद रखिए। पहली बात रोम की, है ना। पहली बात देखिए, पहली बात इटली की राजधानी है रोम। टाइबर नदी के किनारे पर बसा हुआ है रोम, 2 बातें। तीसरी बात, 7 पहाड़ियों से घिरा शहर है रोम। शाश्वत नगर है रोम, है ना। और अंतिम बात, फाओ का मुख्यालय है रोम में, ठीक है। और आखिरी बात यह है कि इस फाओ के जो अध्यक्ष हैं ना बेटा, है ना, फाओ के जो चेयरमैन हैं, है ना, उनका नाम है क्यू डोंग्यू। नाम सुनकर बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, क्यू डोंग्यू, है ना। और ये क्यू डोंग्यू जो है ये चाइना के हैं। कहाँ के हैं, चीन के हैं, ठीक है। तो मैंने रोम के बारे में आपको बहुत शानदार बातें बताई हैं, एग्जाम में आती हैं। 7 पहाड़ियों से घिरा शहर दुनिया का, तो दुनिया का एकमात्र शहर जो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, कितना खूबसूरत होगा, अनुमान आप लगाइए, है ना। तो इटली का रोम है ना। शाश्वत नगर जो कहा गया है दुनिया में, वो रोम को कहा गया है ना। रोम किस नदी के किनारे पर है, टाइबर नदी के किनारे पर है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि 7 जून को प्रतिवर्ष हम क्या मनाते हैं, ठीक है, वो मनाते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, है ना। और मैं बात बता दूं, ये जो है ना बायोडाइवर्सिटी सेलिब्रेशन, पूरा नाम इसमें होना चाहिए था बायोडाइवर्सिटी सेलिब्रेशन, ये विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है ना। ये क्लाइमेट एक्शन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं, उसकी थीम मैंने पहले आपको बता दी थी, पिछली वीडियो में आपको बता दी थी, जिसका नाम है क्लाइमेट एक्शन, है ना। 22 मार्च को हम जल दिवस मनाते हैं, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, ये जल दिवस की थीम थी, है ना। और एक थीम मैंने और बताई थी आपको, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, है ना, जो 22 मई को हम मनाते हैं, जैव विविधता दिवस की थीम थी। तो मेरी पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो ये थीम भी आपको याद होती रहेंगी, ठीक है। क्वेश्चन बनते हैं बेटा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। चौथा सवाल है कि विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है ना। विश्व दुग्ध दिवस, जो दूध दिवस है, मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून को। तो इसका सही जवाब जो है बेटा वो ये है 1 जून, है ना। विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है इस बार 1 जून को। तो हर साल 1 जून को जो है विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता। यहाँ से संबंधित देखो बड़े शानदार सवाल बताऊंगा मैं आपको, जो आपको हर एग्जाम में हेल्पफुल होंगे, बहुत आपकी मदद करेंगे। इसलिए मेरी वीडियो के प्रत्येक क्वेश्चन को आप लास्ट तक देखिए। मैं करंट के साथ साथ ओल्ड जानकारी सब चीज़ों को लिंक कराता हूँ। इसके लिए आपको बहुत सारी किताबें पलटनी पड़ेंगी, वो यहीं पर आपको आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। बात आई है दुग्ध दिवस की, तो हम बात पढ़ते हैं दूध के बारे में, ठीक है। दूध के बारे में देखिए, दूध के बारे में क्या क्या आपको पता होगा, जो मैं आज आपको बताऊंगा, आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल, दूध का रंग जो है वो सफेद, दूध सफेद या धवल होता है। सफेद या धवल एक ही बात है बेटा, है ना। तो एक सवाल कई एग्जाम में पूछा गया है कि दूध का रंग जो है वो सफ़ेद किसके कारण होता है। तो दूध का रंग सफ़ेद होता है बेटा
कैसीन के कारण। किसके कारण? कैसीन के कारण। हम दूध में प्रोटीन पाई जाती है कैसीन। कैसीन क्या प्रोटीन है ना, उस प्रोटीन की वजह से दूध का रंग सफ़ेद होता है। क्लियर हो गई होगी आपको बात। जो गाय का दूध होता है उसमें हल्का पीलापन होता है ना। तो सवाल दूसरा पूछा गया है कि दूध का रंग जो है वो पीला किस वजह से होता है ना। तो दूध का रंग पीला किसकी वजह से होता है? कैरोटीन, है ना, कैरोटीन। ठीक है, तो याद रखें, बहुत शानदार सवाल है ये भी, कि दूध का रंग पीला जो होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। कैरोटीन भी एक प्रोटीन है। ठीक है, ऐसी देखिए, दूध मीठा किसकी वजह से होता है? दूध में मिठास का कारण क्या है? तो दूध मीठा होता है बेटा लैक्टोज के कारण। किसके कारण? लैक्टोज के कारण दूध जो है मीठा होता है। ठीक, दूध में मीठापन होता है ना। ऐसे सवाल आता है कि दूध खट्टा किस वजह से होता है ना। दूध खट्टा क्यों होता है? तो दूध में खट्टेपन का कारण है लैक्टिक अम्ल। क्या बेटा? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल की वजह से दूध खट्टा होता है। ऐसे एक सवाल पूछा जाता है ना, कि दूध की शुद्धता किससे नापते हैं? दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता किस चीज से नापी जाती है बेटा? तो आता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर, ठीक है, लैक्टोमीटर, है ना। तुमने सवाल सुना होगा कि दूध से दही बनता है बेटा। दूध से दही, अगर पूछे कि दूध से दही बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? एंजाइम, हमारे शरीर में कुछ एंजाइम्स होते हैं, तो कौन सा एंजाइम ऐसा है जो दूध को दही में बदल देता है? तो आता है रेनिन। कौन सा? रेनिन। ठीक, ऐसी बेटा अगला सवाल है कि दूध से दही बनाने वाला जीवाणु कौन सा है? जीवाणु, जीवाणु को अंग्रेजी में बोलते हैं बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो लैक्टोबैसिलस, है ना, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, है ना। दूध से जब दही बनता है तो एक क्रिया कौन सी है? साइंस की भाषा में इस क्रिया को क्या नाम दिया गया है? किण्वन। किण्वन की क्रिया है। दूध से दही बनता है तो ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक, रासायनिक, नाभिकीय, कैसा परिवर्तन है? तो बेटा परिवर्तन है रासायनिक, है ना, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, याद रखेंगे सब बात है। ऐसी एक क्वेश्चन और देखिए आप, ऐसी एक क्वेश्चन मैं और आपको बताता हूं, यहां से ध्यान से सुन लेना बेटा, बहुत शानदार सवाल है ये, है ना। विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कौन करता है? तो बेटा हमारा देश भारत। भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। अगला सवाल है ना, भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन तो वो करता हमारा उत्तर प्रदेश। हमारा उत्तर प्रदेश करता है। दुनिया में पूरे प्रदेशों में सबसे ज़्यादा, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन, है ना। एक वो क्वेश्चन आपने सुना होगा, क्वेश्चन आता है केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है ना। तो सुना होगा आपने, हरियाणा में एक जगह है करनाल, करनाल हरियाणा। एक और सवाल मैं आपको बताता हूं यहीं से, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन
फ्लड या श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है बेटा? तो उसका संबंध है दूध उत्पादन, है ना। इस श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, है ना। 1974 का प्रोडक्ट था, है ना, ऑपरेशन था ये, सॉरी, ठीक। तो मैंने आज आपको ये नहीं पढ़ाया कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, मैंने आपको पढ़ाया है कि दूध के बारे में हमें क्या क्या क्वेश्चन याद रखने हैं, ठीक है। और भी सवाल दूध के बारे में हैं, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन आता है कि यदि हम दूध को 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट तक गर्म कर दें तो उसके जीवाणु मर जाते हैं, जिससे दूध जल्दी खराब नहीं होता। सुबह को उबालते हैं ना हम लोग दूध, ये क्रिया क्या कहलाती है ना? तो ये क्रिया कहलाती है पास्चुराइजेशन, और इस क्रिया की खोज करी थी लुई पास्चर ने, ठीक है। एक और सवाल बनता है, बहुत शानदार सवाल है वो भी, ठीक है, जो लुई पास्चर वाला है ना। पास्चुराइजेशन की क्रिया का संबंध किससे है ना? ये जो है ना, ये जो मनाया गया है ना 1 जून को, इसकी थीम और थोड़ा याद रख लेना, इसकी थीम क्या है, ठीक है। तो इसकी थीम रखी गई थी बेटा विश्व दुग्ध दिवस के 20 वर्ष। इस बार की थीम क्या है? विश्व, है ना, दुग्ध दिवस के 20 वर्ष, 20 साल हो गए इसे पूरे, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखें, मैंने आपको बहुत सारी जानकारी इसके बारे में दे दी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां सवाल अपना, 5वां सवाल क्या है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया जाएगा? विश्व खाद्य पुरस्कार, है ना, अब मैंने बताया ना 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, उस दिन ये अवार्ड दिया जाएगा। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया जाएगा? तो सही ऑप्शन है इसका डॉक्टर रतनलाल को, डॉक्टर रतनलाल को, है ना। तो अब बात करते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार की। देखिए विश्व खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार दिया है 16 अक्टूबर को जाएगा, ठीक है। तो विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, है ना? तो शुरुआत हुई थी इसकी 1970 में, ठीक। विश्व खाद्य पुरस्कार शुरू किसने करा था? इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक का नाम आता बेटा नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग, है ना, जिन्हें दुनिया में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक। इन पुरस्कारों का उपनाम क्या है? इनको, इनका निकनेम क्या दिया गया है ना? तो इन्हें कहा जाता है कृषि का नोबल। किसका? कृषि का नोबल। अगर कोई पूछे आपसे आज के बाद कि कृषि का नोबल किसको कहा जाता है, तो आप कहोगे विश्व खाद्य पुरस्कार को, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, बहुत शानदार है, कि जो विश्व खाद्य पुरस्कार है पहली बार किसको दिया गया था, है ना? तो प्रथम बार ये किसको मिला था बेटा? तो प्रथम बार ये अवार्ड मिला था MS स्वामीनाथन को, MS स्वामीनाथन को, है ना। देखो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है बेटा? MS स्वामीनाथन को। और नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक, यह हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, है ना, का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग को, ठीक है।
इस बार ये किसे दिया जा रहा है 2020 में, है ना, विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया जाएगा, तो उनका नाम है बेटा डॉक्टर रतनलाल। नाम इंडियन है, भारतीय मूल के हैं ये, है ना, अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं। ये हैं कौन, है ना, तो ये भारतीय मूल के है ना अमेरिकी, है ना, मृदा वैज्ञानिक है। मिट्टी के बारे में नॉलेज रखते हैं ये, मृदा वैज्ञानिक है ना, सॉइल साइंटिस्ट हैं ये, मृदा वैज्ञानिक, है ना। और इनका नाम इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना से इन्होंने कृषि में, एग्रीकल्चर में बीएससी की डिग्री ली है ना। तो थोड़ा इतना भी ध्यान रखें, डॉक्टर रतनलाल ने क्या करा है, पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं वो, है ना, जो लुधियाना में है, और उन्होंने कृषि में जो है एग्रीकल्चर में बीएससी की डिग्री ली है यहाँ से। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, अगला सवाल है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है। पहला ऑप्शन है जावेद जाफरी, दूसरा जावेद अख्तर, तीसरा सरोज खान, चौथा इरफान खान। ठीक है, तो दिया गया है जावेद अख्तर को। किसे दिया गया बेटा, जावेद अख्तर को दिया गया है। तो थोड़ा याद रख लेना इसके बारे में, ज़्यादा तो कुछ नहीं है ना। रिचर्ड डॉकिंस, है ना, एक पुरस्कार है, ठीक है। ये शुरू हुआ था 2003 से, ठीक है, जिसकी याद में दिया जाता है ये, जिसके तो उनका नाम है रिचर्ड डॉकिंस, है ना। और ये एक जीव विज्ञानी थे, जीव विज्ञानी मतलब बायोलॉजी के प्रोफेसर थे ये, एक साइंटिस्ट थे ये, ठीक है। जो संस्था इस अवार्ड को देती है उसका नाम है सेंटर ऑफ इंक्वायरी, न्यूयॉर्क की ब्रांच है वो, संस्था है मतलब, सॉरी, है ना। जो संस्था है जो अवार्ड देती है वो है न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क की संस्था है, ठीक। 2020 में किसे दिया जा रहा है बेटा, तो 2020 में जावेद अख्तर को। जावेद अख्तर आप सब जानते हैं, है ना, फरहान अख्तर का नाम सुना होगा आपने, उनके पिताजी जावेद अख्तर, जो कि एक गीतकार हैं, एक राइटर हैं, है ना, उनको दिया जा रहा है। प्रथम भारतीय हैं ये, प्रथम भारतीय है ना, पहले भारतीय है जिसको रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया जा रहा है, सम्मान दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा, जावेद अख्तर, है ना। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो मैं क्षेत्र आपको बता दूं, शिक्षा, विज्ञान, मनोरंजन, है ना, शिक्षा, विज्ञान, मनोरंजन के क्षेत्र में काम करने वाला ऐसा व्यक्ति जिसने धर्मनिरपेक्षता के लिए काम किया हो, ठीक है, जिसने धर्मनिरपेक्षता के लिए काम किया हो, उसको ये सम्मान मिलता है। तो बस आपको क्या याद रखना है कि पहले भारतीय कौन हैं जिन्हें रिचर्ड डॉकिंस सम्मान मिला है, तो उनका नाम याद रखना है जावेद अख्तर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। सवाल यह है कि दरबार मूव की परंपरा का संबंध किस राज्य से है ना। तो दरबार मूव की परंपरा का संबंध किस राज्य से है, तो वो है बेटा जम्मू कश्मीर से, है ना। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो दरबार मूव का संबंध कहाँ से है, जम्मू कश्मीर से है। मैं बताता हूँ दरबार मूव क्या था, मूव होता घुमाना, है ना। दरबार को आज दरबार यहाँ लगेगा, कल को दरबार वहाँ लगेगा, ठीक है। तो हुआ क्या, देखिए JNK के बारे में बात है, JNK जम्मू कश्मीर के बारे में, ठीक है। जम्मू कश्मीर के बारे में बात यह है कि जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है, राजधानी, वो आपने सुना होगा, उसकी 2 राजधानी है ना। हालांकि 2 राजधानी उत्तराखंड की भी हैं, वहाँ की ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अलग अलग हो गई हैं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी हैं, जो उसकी शीतकालीन राजधानी है ना, शीतकालीन राजधानी है वो तो बेटा जम्मू, है ना। और ये जम्मू शीतकालीन राजधानी जो है वो रहती है अक्टूबर से
अप्रैल तक, ठीक है। और जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, गर्मियों वाली ग्रीष्मकालीन, है ना, जो राजधानी है, ठीक है, वो है श्रीनगर, ठीक। और वो राजधानी वो रहती है मई से लगभग सितंबर तक, है ना, मई से सितंबर तक, ठीक है। तो ये परंपरा थी कि पहला दरबार जम्मू में लगेगा जाड़ों में और गर्मियों में श्रीनगर में लगेगा। इस परंपरा को जो उस समय नाम दिया गया था, ये परंपरा क्या कहलाती है? राजधानी परिवर्तन की जो परंपरा थी वो परंपरा कहलाती दरबार मूव। क्या कहलाती बेटा? दरबार मूव परंपरा कहलाती है, ठीक है। इसे दरबार मूव परंपरा कहा गया था। और ये परंपरा आज की नहीं है, ये 1872 में, है ना, वहाँ के जो किंग थे, राजा थे, जिनका नाम था रणवीर सिंह, उन्होंने शुरू करी थी। तो इस परंपरा की शुरुआत 1872 में हुई थी और रणवीर सिंह, वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने इस परंपरा को कायम किया था। तब से लेकर आज तक जो है ये परंपरा चली आ रही है, ठीक है। तो दरबार मूव समझ में आ गया होगा। जम्मू कश्मीर से एक और सवाल आपको याद रखना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वहाँ पे जो उपराज्यपाल हैं, उपराज्यपाल, उनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दरबार मूव का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर से। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर राजधानी को चेंज किया जाता है ना। चलिए यहाँ पे कोई ज़्यादा खास सवाल नहीं है। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 8वां सवाल क्या अपने पास में देखो, वर्ष 2020 की विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग, है ना, में भारत का कौन सा स्थान है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग, है ना, 2020, ठीक है। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग, विश्व प्रतिस्पर्धता रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? 43वां, 44वां, 45वां और 63वां, है ना। तो भारत का स्थान है 43वां, ठीक है। एक स्विट्जरलैंड की एक संस्था है, स्विट्जरलैंड की एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। वो संस्था जो है हर साल विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग को जारी करती है। इस रैंकिंग में 63 देश हैं। पहला स्थान जो मिला है इस रैंक में वो सिंगापुर का बेटा, सिंगापुर। सिंगापुर के बारे में आप सब जानते हैं, है ना, 100% नगरीकरण है, यहाँ कोई भी गांव नहीं है, ठीक है। इस क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ा मैं तो 43वें नंबर पर हमारा देश आता भारत। भारत विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग में 43वें नंबर पर है। और अंतिम देश जो है 63वां, है ना, वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला का नंबर जो है वो आखिरी है, अंतिम है ना। तो मैं आपको इंडेक्स बता रहा हूँ हर बार, और मैं आपको जितनी भी रैंक आती है मैं उसमें बताता हूँ कि आपको क्या याद रखना। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने देश की रैंक याद रखनी है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत का नंबर जो 43वां है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग में भारत का नंबर 2020 में 43 है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, नवा सवाल, है ना। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मई 2020 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2019 और 20 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रही? तो 2019 और 20 में भारत की जीडीपी 7.1, 7.2, 6.9, 4.2, तो 4.2% रही है ना। बस आपको इतना याद रखना है कि 2019 और 20 में भारत की जीडीपी जो है वो 4.9% रही है ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। चलिए अगला सवाल, दूरसंचार नियामक निकाय, जिसको हम बोल रहे हैं ट्राई, के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2020 के अंत में देश में टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या कितनी थी, है ना। 2020 में पूछ रहे हैं कि 2020 में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या कितनी थी, ठीक है।
119.18 करोड़, 117.70 करोड़, 118.18 करोड़, 120.50 करोड़। ठीक है, तो भारत में 2020 में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 117.7 करोड़, है ना, इतनी पाई गई है, इतने कनेक्शन हमारे यहाँ हैं। यहाँ से बहुत शानदार सवाल बनेंगे, जैसे कि एक हेडिंग है अपना ट्राई, TRAI, ट्राई। ट्राई का पूरा नाम क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पूरा नाम। हिंदी में हम इसको बोलते हैं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, है ना, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, वो लिखा हुआ दूरसंचार नियामक निकाय या प्राधिकरण। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ट्राई कब बना था? है ना, जो मोबाइल कंपनियां होती हैं उनको कंट्रोल करती है ट्राई। ट्राई की स्थापना हुई थी बेटा 1997 में। ठीक है, ट्राई का मुख्यालय कहाँ है? तो ट्राई का मुख्यालय बेटा नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली। ठीक है, ट्राई के चेयरमैन कौन हैं? अध्यक्ष। तो ट्राई के अध्यक्ष हैं बेटा, ट्राई के अध्यक्ष हैं राम सेवक शर्मा। राम सेवक शर्मा। ठीक है, ट्राई के अनुसार 2020 में कुल कनेक्शन कितने हैं? कुल कनेक्शन तो वो है बेटा 117.70 करोड़, हमारे यहाँ इतने कनेक्शन हैं। ठीक है, देखिए जैसे जनसंख्या घनत्व होता है ना, वैसे टेलीडेंसी बोलते हैं उसको, टेलीफोनों का घनत्व कितना है ना, तो सर्वाधिक टेलीडेंसी, सबसे ज़्यादा टेलीडेंसी जो है वो है दिल्ली में, है ना, दिल्ली में। और दिल्ली में टेलीडेंसी जो बताई गई है वो लगभग 280 है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि 100 लोगों, अगर 100 लोग हैं ना दिल्ली में रहने वाले, तो उनके पास 280 मोबाइल कनेक्शन हैं। 100 लोगों के पास में 280 मोबाइल कनेक्शन हैं। इसका मतलब एक आदमी के पास जो है वो 2.5 या 3 सिम है। ठीक है, चलिए ऐसी देखिए न्यूनतम टेलीडेंसी, है ना, भारत में सबसे कम टेलीफोन की डेंसिटी जो है वो बिहार में है ना, और बिहार में तकरीबन, है ना, 53% है। अगर 100 लोग बिहार में रहते हैं तो 53 लोगों के पास में कनेक्शन है, बाकी 47% के पास नहीं है। ठीक, यहाँ से देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो रोचकता वाले क्वेश्चन है, ये कोई पूछेगा नहीं। हाँ, ये पूछ सकता है ऊपर के क्वेश्चन, ये जो अब लिखवा रही है उसको पूछेगा। ठीक है, सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा कंपनी, भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा कंपनी कौन सी है फिलहाल इस समय? तो पहले नंबर पर आती है रिलायंस, समझ गए हो गए आप, लिखने की भी जरूरत नहीं है, रिलायंस जियो, है ना। दूसरे नंबर पर है आइडिया प्लस वोडाफोन। तीसरे नंबर पर है एयरटेल। चौथे नंबर पर है BSNL, है ना। ताज्जुब होता है कि गवर्नमेंट की संस्था BSNL कौन से नंबर पर है इस देश में, है ना। और
प्राइवेट सेक्टर की संस्था कौन से नंबर पर है, इससे सरकारी कामकाज पे है ना लगता है कि हाँ कितना बेहतर हो रहा है। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन आप याद रखें। ट्राई के बारे में मैंने आज आपको बता दिया। स्थापना 1997 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, राम सेवक शर्मा उसके चेयरमैन हैं, और इस समय देश में हमारे जो कनेक्शन है वो 117.7 करोड़ है, और भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा कंपनी जो इस समय वो जियो है। ठीक है, रिलायंस जियो। ठीक, चलते हैं। वो जो क्वेश्चन हमारा एक खो गया था भाई, देखते नहीं मिलता, हमें नहीं मिलता, मिल जा भाई। क्या करना पड़ेगा, आ गया जी, आओ भाई मिस्टर क्वेश्चन, मिस्टर क्वेश्चन आप थोड़ा से इधर भी आ जाओ। ठीक है भाई बच्चों, देखो शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको, ढूंढ लिया देखो, है ना, मिल गया, अपने आप आ गया। क्वेश्चन क्या है कि जून 2020 में स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। अभी जून 2000 में स्विट्जरलैंड में जो है किसी को भारत की तरफ से राजदूत बना के भेजा गया है। उनका नाम क्या है, सीवी जॉर्ज, मोनिका कपिल मोहता, उदय कोटक, श्रीकांत माधव वैद, है ना, ये सब नाम आपके पढ़े हुए हैं। तो मोनिका कपिल मेहता को जो है क्या बनाया गया है, स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत बनाया गया है। अब बात है स्विट्जरलैंड की, तो थोड़ी सी बात स्विट्जरलैंड की कर लेते हैं, है ना। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो आप सब जानते हैं जो स्विट्जरलैंड है, जो स्विट्जरलैंड है बेटा, ठीक है, हाँ जी आ जाओ भाई आ जाओ। जो स्विट्जरलैंड है वो किस महाद्वीप में है ना, तो उसका जो महाद्वीप है, ठीक, तो वो तो आ जाएगा बेटा यूरोप। किस में है, यूरोप में, है ना। स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है, राजधानी, वो क्या है बेटा, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी का नाम है बर्न। ठीक, ऐसी देखिए जो स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है ना, तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम है स्विस फ्रांक, है ना। स्विट्जरलैंड के जो राष्ट्रपति हैं, है ना, स्विट्जरलैंड के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम बेटा सिमोटा सोमारुगा, है ना। सबसे शानदार सवाल ये है कि स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ना वो 1 वर्ष है। कितना शानदार सवाल है, देखो आज तक शायद आपको नहीं पता होगा, 1 ईयर। स्विट्जरलैंड में जो राष्ट्रपति है वो 1 साल के लिए बनता है और अगली बार नहीं बनेगा, हर बार नया बनता है ना। आप सब जानते हो और भारत की क्या स्थिति है, एक आदमी जो बन जाता किसी पद पर लगातार बैठा रहता है ना। तो यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति 1 साल के लिए बनेगा और दोबारा नहीं बनेगा वो, ठीक है। स्विट्जरलैंड के बारे में मैं और आपको बता दूं, स्विट्जरलैंड का एक शहर है जेनेवा, है ना, और इस जेनेवा में सब जानते हैं WHO जो आजकल चर्चाओं में है, WHO का मुख्यालय है, ठीक है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड, है ना। एक शहर पड़ता है ज्यूरिख, ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड का एक शहर है ज्यूरिख, है ना, जहाँ पे फीफा का मुख्यालय है, FIFA, सुना होगा आपने, फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में, है ना। ये जो स्विट्जरलैंड है इसका एक निकनेम है, इसे कहते हैं, देखिए, यूरोप का खेल का मैदान, यूरोप का खेल का मैदान, खेल का मैदान किसको बोलते हैं बेटा, स्विट्जरलैंड को। और स्विट्जरलैंड से एक और क्वेश्चन आता है, वो आता है विश्व का स्वर्ग, विश्व का स्वर्ग किसको बोलते हैं बेटा, स्विट्जरलैंड को, है ना। तो ये सब जो है स्विट्जरलैंड के बारे में है। आप सब जानते हैं स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक हैं, है ना, जहाँ पर काला धन छुपा हुआ है,
ठीक है, ये भी आपने सुना होगा। और स्विट्ज़रलैंड जो है वो घड़ी चॉकलेट का निर्माण करता है और आल्प्स पर्वत से घिरा हुआ है, बर्फीला क्षेत्र है स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो आज के हमारे करंट अफेयर्स के जो 10 क्वेश्चन थे, टॉप 10 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको विद डिटेल बताए हैं। मेरी वीडियो को आखिर तक देखें, हर पॉइंट को आप जो है पकड़ते याद करते हुए चलें, उसको कैच करें, है ना, और वो एग्जामों में आपके लिए बहुत मदद करेंगे आगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।